हम एग्जैक्ट 7 हैबिट्स पर हम बात कर रहे थे पिछले 2-3 वीक से या 3-4 वीक से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। 7 हैबिट्स की हम बात कर रहे थे। मैंने इसकी फ़िलॉसफ़ी आपको पहले थोड़ी सी समझाई थी कि बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं मैच्योरिटी के, जिसमें सबसे नीचे वाला कौन सा था? डिपेंडेंस। बाकी भी सब बोले, उनको भी शायद याद हो। तो डिपेंडेंस होता है, अब आप नहीं बोलेंगे। दूसरा लेवल कौन सा था मैच्योरिटी का? इंडिपेंडेंस। और तीसरा इंटरडिपेंडेंस। यानी हम डिपेंडेंसी में से निकलने के लिए ये कोर्स सीखना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, ये कि हम सब डिपेंडेंट होते हैं ना। अब डिपेंडेंट सिर्फ वो नहीं होता जिससे चला ना जा रहा हो, जिससे खुद पानी ना पिया जा रहा हो। आप मुझे बताएं, आप लोग सब कैसे डिपेंडेंट थे? इमोशनली, फाइनेंशियली, एट टाइम्स फिजिकली, एट टाइम्स साइकोलॉजिकली, सोशली, यानी हर तरह से ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। तो खुद से कुछ नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि पेशेंट्स, अगर चले इस चीज़ की बात की जाए तो पेशेंट्स, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने अपने कपड़े चेंज करने, इतने दिन हो गए हैं, हमारी हाइजीन का हमने ख्याल रखना है, वो भी कोई और रख रहा होता है। इससे आप में से कौन लोग रिलेट करते हैं कि खुद की हाइजीन का खुद ख्याल रखा नहीं जा रहा होता और बार बार फैमिली रिमाइंडर दे रही होती है कि इतने दिन हो गए, या हम हेल्प कर देते हैं, हम कपड़े निकाल देते हैं। मैं एक्टिव एडिक्शन की बात कर रही हूँ कि ट्रीटमेंट में आने से पहले आप में से कितने लोग थे जो इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट थे किसी और पर? एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी ना कि हाइजीन के मसले होते हैं, पेशेंट्स कपड़े नहीं चेंज कर रहे होते, पेशेंट्स हेयर कट नहीं ले रहे होते, और छोटे छोटे मसले होते हैं, तो वो फैमिली बार बार पॉइंट आउट कर रही होती है, पेशेंट को खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा होता अपनी डिजीज़ की वजह से। तो आप में से कितने लोग थे जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि हाँ, हम में ये चीज़ थी कि फैमिली हमें इस चीज़ में हेल्प करती थी? फिर एक चीज़ ये होती है कि खाने पीने की भी खुद होश नहीं होती, यानी दिन में या तो एक मील लिया जा रहा होता है या वो भी नहीं लिया जा रहा होता, और उसकी टाइमिंग्स इतनी ऑड होती हैं। यानी अक्सर फैमिलीज़ बता रही होती हैं कि नाश्ते रात को हो रहे होते थे और उसके बाद फिर बाकी मील्स लिए नहीं जा रहे होते थे। यानी जब स्लीप साइकिल ही सारा उल्टा हो गया, तो जो बंदा रात को 7 बजे उठेगा सोकर, तो उनके लिए तो वो नाश्ता होगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जब डिज़ीज़ की इंटरवेंशन की वजह से ये रूटीन ख़राब होती है, खाने पीने की, सोने जागने की, ताल्लुकात की, फिर बीच में कैरेक्टर के डिफ़ेक्ट्स आते रहते हैं, ऐड होती रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आपने ठीक करनी होती हैं, तो पहली 3 हैबिट्स होती हैं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, यानी जो मोहताजी में से निकाल लेती हैं, जो डिपेंडेंसी में से निकालती हैं, कि आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली किसी पर डिपेंड ना करें, बल्कि आप अपने लिए काफ़ी हो जाएं। पहली 3 हैबिट निकालती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हैबिट पर बात की जो कि लास्ट 2 वीक्स हमने डिस्कस की, प्रोएक्टिविटी, यानी बी प्रोएक्टिव, कि आप जिम्मेदारी लेने वाले इंसान बन जाएं। आपके काम जो है ना सारे वो इस डायरेक्शन में हो कि कल उसका जो भी रिजल्ट होना, तो आप उसकी फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहे हो कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, या मैंने ही कहीं, मेरे से ही मिस हैंडलिंग हुई है, या मेरे से ही कोई कमी कोताही रह गई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं अक्सर यहाँ पर देखती हूँ, रोज़ का ही काम है कि अगर कोई पेशेंट रिलैप्स करके आए ना, तो वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ नहीं आते। उनको पता ही नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता क्या है। वो भाग नहीं रहे होते, ना ही वो किसी और को अपनी इंटेंशन से इल्ज़ाम उस पर दे रहे होते हैं। उनको आता ही नहीं होता ओन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इस चीज़ का फ़र्क समझते हैं आपकी? एक चीज़ आती ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर बदतमीज़ी कर रहा हो, ठीक है, चलें बड़ा, आप उसको टीनेजर कह लें या आप अर्ली 20s में, और वो बदतमीज़ी कर रहा हो या वो कोई चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा हो, तो हम क्या टैग लगा देंगे उस बच्चे के साथ? बदतमीज़ है। लेकिन क्या पता उसने सीखा ही ना हो तमीज़ से बात करना, उसके घर में यही होता हो। क्या पता वो इतना लाड प्यार में उसको पाला गया हो कि उसको बताया ही ना हो किसी ने लाड प्यार में कि ऐसे नहीं बात करते। वो चीज़ें तोड़ता गया हो तो सब इनेबल करते गए हो। अब जब एक बंदे ने सीखा ही नहीं है इज्जत से बात करना, तो उससे गिला किया जा सकता है? गिला आप कब कर सकते हैं? बिल्कुल, गिला हम सिर्फ तब करते हैं, नहीं किसी को रेप्रिमांड देना हो तो वो तब देते हैं जब वो एक काम अच्छा करना जान लें और उसके बाद वो ख़राब करें। जैसे आप अपने घर कोई मुलाजिम अगर रखते हैं और आप उनको कहते हैं कि मैं, आप उसको नहीं पता, पहला दिन है, उसको नहीं पता आप कैसी चाय पीते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीनी नहीं लेते उसमें, आप चाय में पत्ती ज़्यादा पीते हैं, आप दूध कम लेते हैं, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता,
और आप उसको बोल देते हैं मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और वो अगर ख़राब चाय बना लाते हैं, वो अपनी कॉमन सेंस से एक अच्छी चाय होती है वो बना लाते हैं, और वो आपके टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो क्या आप उसके साथ गुस्सा करेंगे या आप उसको रिप्रिमांड देंगे कि ये कैसी चाय है? नहीं दे सकते। करते हैं, लोग करते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग रेप्रिमांड देते हैं ऐसे मौक़ों पर कि ये कैसी चाय है, तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर चीनी कितनी होनी चाहिए थी, या इस तरह से। यहाँ पर रेप्रिमांड देना बनता नहीं है। असल में अगर हम थेरेप्यूटिक स्टेप्स को देखें, रेप्रिमांड सिर्फ तब दिया जा सकता है जब आपने एक बंदे को एक काम सिखा दिया हो और उसके बाद वो गलती करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर वो चाय ठीक नहीं बना कर लाता, तो आप उसको सिखाते हैं कि मुझे कैसी चाय पसंद है। आप उसको बताते हैं कि देखो इसमें इतनी चीज़ इतनी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ इतनी होनी चाहिए, और ये बना कर लाओ। फिर वो जाता है और वो फिर गलत बना लाता है, फिर आप रेप्रिमांड देंगे। आपने उसको सिखा दिया, वो फिर आता है, बीच में कोई कमी बेशी होती है, आप दोबारा उसके साथ गोल सेटिंग करते हैं कि नहीं देखो ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो उसकी एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाती। अब वो चौथी पाँचवीं दफ़ा बना कर लाता है और वो ठीक होती है, तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये ठीक है। अब इसके बाद अगर वो गलत बनाता है तो तब रेप्रिमांड बनता है, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि मुझे कैसी चाय पसंद थी, लेकिन फिर भी उसने कोई गफलत कर दी, और अब रेप्रिमांड बनता है कि नहीं, अब गिला बनता है आपसे कि आपने सीखा नहीं। जिस तरह आप लोगों से जब आप लोग सीख लेते हैं, यानी जब पहली दफ़ा आप लोग यहाँ पर इलाज में आते हैं, तो क्या आप लोगों से गिला किया जाता है? जाए हम नहीं बोलते आपसे, ऐसे कोई गिला किया जाता है? जब आप लोगों को एक बार सिखा दिया जाता है ना, और फिर आप लोग हमें कुछ दिन अच्छे रिकवरी में गुजार कर दिखाते हैं, उसके बाद जब आप लोग रिलैप्स करके आते हैं ना, तो फिर एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट शेयर की जाती है कि मुझे दुख हुआ वैसे, क्योंकि अब हमने आपको सिखाया था और आपकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही थी। फिर भी ज़ाहिर है नाराज़गी नहीं होती, लेकिन एक रेप्रिमांड ज़रूर दिया जाता है कि आपसे अच्छी उम्मीद थी, हमें लग रहा था कि आप इस बार अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने करके एक बार दिखा दिया होता है कि आप रह सकते हैं नशे के बगैर। आपने हमें नशे के बगैर 24 घंटे और पता नहीं कितने घंटे रह कर दिखाया होता है, आपने अच्छे से परफॉर्मेंस दी होती है, आपने अपने मूड मिजाज को अच्छे से हैंडल किया होता है, तो उसके बाद जब कोई गलती होती है तो फिर आपको कहते हैं कि नहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि आप सीख चुके हैं। अगर आप 2 महीने, अगर आप 6 महीने, अगर आप 1 साल नशे के बगैर गुजार सकते हैं, तो फिर आप सारी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। जो काम आपने उस 1 महीने में किया था, वो वही काम आगे करते रहना था। जहाँ पर हिम्मत कम पड़ रही थी, ज़ाहिर है हम यही होते हैं ना, हमारे नंबर्स आपके पास होते हैं, कभी भी कॉल करके हमसे पूछ लें, लेकिन मदद तो लेनी चाहिए थी। हम अज्यूम तो नहीं कर सकते कि इस टाइम एहतशाम साहब को मदद की ज़रूरत है, अज्यूम तो नहीं कर सकते। लेकिन जब भी पेशेंट्स आते हैं रिलैप्स करके, मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की बजाय हालात पर डाल रहे होते हैं। घर वाले प्रोवोकिंग बहुत करते हैं, या इवन चलें अभी आप लोगों में से कोई हैं पेशेंट जिन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय किसी और पर डाली हो? अगर आप मेरे पास आते हैं हेल्प के लिए और मैं आपसे कहूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी आपका रिलैप्स करना, आप में से किसी का भी रिलैप्स करना नहीं बनता, क्योंकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाती कि ठीक है मदद नहीं मिल रही तो जाओ रिलैप्स करो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर एक सिनेरियो बता रही हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो मैं अब आपसे मैंने पहले इसलिए कह दिया कि आपसे मुझे गिला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता ही नहीं है, जो कि आप सीख सकते हैं अब। यानी अक्सर होते हैं ना, हमारे पेशेंट्स को घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार किया होता है, तो उसमें वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। अब उसमें उनका कसूर तो नहीं है। अब हम इस चीज़ को अनडू भी नहीं कर सकते पीछे जा कर के उनको बचपन से सही ट्रेनिंग दी जाए। अब जो भी, अब हम माँ बाप पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते कि उनका कसूर है, वो भी इंसान है, उनसे भी कुछ चीज़ें मिसहैंडल हुई हैं। कर हम ये सकते हैं कि आज इस जगह पर जो जितनी एज में है अपनी, वो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लें। अगर आपने ये स्किल्स इस एज में पढ़ी हैं तो आप अब सीख लें, आपके पेरेंट्स इस एज में इस हॉल में बैठे हुए हैं तो वो अब सीख लें। अब से आगे हमने अपने काम ठीक करने हैं तो बात बनेगी। अगर हम पीछे से ढूंढना शुरू हो गए कि असल कल्प्रेट कौन है, तो मैं आप फैमिली एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और नतीजा कोई नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं? नशे की बीमारी को कनिंग और बैफलिंग ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब रूम बन गया ना तो वो चुप करके आ जाती है। जब थोड़ा सा रूम बन गया कि अब मुझे मौका मिल सकता है कुछ करने का, तो वो नहीं फिर देखती कि इतनी लंबी रिकवरी है, रहने दो, छोड़ दो। कनिंग और बैफलिंग उसका नाम इसीलिए रखा हुआ है कि वो इतनी चालाक और मक्कार सी बीमारी है
कि वो जब रूम देखती है कि अब यहाँ पर आया जा सकता है, वो आ जाती है। और हम इतने बेबस हो जाते हैं उसके आगे। 12 स्टेप्स में पहली चीज़ पढ़ते ही है ना, बेबसी होती है। अगर कोई मर्जी की, कोई बस की चीज़ होती तो हम रोक ना लेते। बार बार पेशेंट्स का ये एक डिस्कशन सी होती है कि मैं आइंदा कंट्रोल करके करूँगा, किसी तरह मैं यूज़र बन जाऊँ, किसी तरह मैं सिर्फ सिगरेट और चर्च पर रह लूँ। अगर इतनी कैपेसिटी होती तो पहले ही ना कर लेते, हो सकता था ना। लेकिन वो कहते हैं अब तो मैं सीख गया हूँ, पहले मैं सीखा नहीं था, मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कितना बड़ा धोखा है जो वो अपने आप को देते रहते हैं। वो इस बीमारी की नेचर को ही नहीं समझते कि ये तो बंदे को बेबस कर देती है। कोई कसम, कोई वादा, कोई चीज़ नहीं पास रहती, और बस वो आती है ज़ोर से एक अर्ज सी, और हम उसमें गिव इन कर देते हैं। तो अपने इन सारे छोटे छोटे डिनाइल से जान छुड़ा लें, और ये भी ना समझें कि अब मैं रिकवरी में हूँ तो मैं डिनाइल में नहीं रह सकता। डिनाइल में कोई जानते बूझते हुए, सोचते समझते हुए नहीं रहता। डिनाइल नाम ही अनकॉन्शियस का है। अनकॉन्शियस क्या होता है भला? प्रेजेंट नहीं होता। वो कोई पीछे एक चीज़ चल रही होती है बैकग्राउंड में, जिस पर आपका करंटली कोई कंट्रोल नहीं है। और जब कोई इंसान अनकॉन्शियस में होता है तो उसको पता भी नहीं होता। यानी डिनाइल एक ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रही होती, और कोई भी जानते बूझते हुए, सोचते समझते हुए नहीं इसमें रहता। हमारी स्टेटमेंट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम बताते हैं। यानी हमें भी डिनाइल कोई माथे पे लिखा हुआ तो नहीं नज़र आ रहा होता। आपकी बातें, आपकी सोचें, आपके रवैये बता रहे होते हैं। यानी हमें नज़र नहीं आ सकता वो, आप महसूस नहीं कर सकते उसे। आपको फ़िलहाल पता भी नहीं होगा कि मैं डिनाइल में हूँ, क्योंकि अगर पता हो तो वो ब्रेक हो जाए। ये एक पीछे दिमाग में होता है, जिसको जब आप सोचना शुरू करते हैं, इसके बारे में गौर करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, और किसी की मदद ले लेते हैं जो आपको बता रहा होता है कि ये डिनाइल है, चाहे आपको यकीन हो या ना हो, तो ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर सुभान साहब को कल मैंने एक फ़ीडबैक दिया कि आप मुझे सीरियस नहीं लग रहे, आप कुछ नॉन सीरियस सी एक्टिविटीज़ में होते हैं, और सुभान साहब ने क्लियरली मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो इस चीज़ को मीन कर रहे थे क्योंकि उनको वाकई लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि कितने दिन हो गए आपको आए हुए सुभान साहब? 18-17 डेज़। तो मैंने कहा अगर मैंने 18 डेज़ आपको कोई फीडबैक नहीं दिया और आज दे रही हूँ, तो इसका मतलब है ना कि आज ज़रूरत ही तो दी है। और मुझे अभी भी पता है कि उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मुझसे कोई मसला हो सकता है, लेकिन मसला तो हम सबसे हो सकता है ना। तो जब कोई राइट फोरम से आपको आकर कोई फीडबैक देना, तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें और उस बात को हमेशा पकड़ लें, क्योंकि कॉमन सेंस से कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही होती। अगर कोई बात किसी से की जाती है तो उसके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड होती है। छोटी छोटी बात चीज़ों पर वैसे ही हम यहाँ पर बात नहीं करते वरना तो रोज़ का काम ही ये बना रहे, हम यहाँ पर कोई काम ही ना कर सके और हम आपको ही कहते रहें कि ना उनके रूम में जाया करें, ना उनका पानी चुरा कर पिए, ना उनका रजिस्टर छुपाएं, ना ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें हुई हैं ना, पिछला पूरा वीक होती रही हैं, लेकिन आप लोगों से एक बार भी बात नहीं हुई इस बारे में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को डील नहीं करते हैं। हम आपको इतना समझदार समझते हैं कि आप खुद ही इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जिन चीज़ों पर फिर आपसे बात होती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर कोई प्रोफेशनल आपको ये फीडबैक देता है कि आजकल जितनी भी यहाँ पर नॉन सीरियस चीज़ें हो रही हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको मजाक ना समझें बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत संजीदा दिल से ये बात कर रहे होते हैं और वो बात ही कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम बात ही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कोई फीडबैक देते हैं तो फिर उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगेन हैबिट 1 कि अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें कि ऐसा क्या मुझसे हुआ है या ऐसा क्या मैं करता आ रहा था जिसने मुझे एक नेगेटिव फीडबैक दिया, और अब मैं उस स्ट्रेटजी को बदल लूँ। या फ़ौरन जो प्रोफेशनल आपको फीडबैक दे रहा है उसी से मदद ले लें कि आप बताएं मुझे कि मैं अपने बिहेवियर्स को कैसे इनलाइन करूँ। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन पेशेंट्स को जो फीडबैक्स को बहुत अच्छे से लेते हैं। जिस तरह मैंने एक ये क्वालिटी तैयब साहब में देखी है, बहुत फीडबैक दी हैं हमने उनको। यानी क्योंकि तैयब साहब के मसले नहीं ख़त्म हो रहे थे, मसले ऐसे कि वो हल्की सी शरारत करते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि इससे सामने वाला हर्ट या ऑफेंड हो सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोग हमारे फीडबैक को बहुत अच्छे से लेते हैं ना और आपके बिहेवियर में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इसको हम अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। जैसे मैं तैयब साहब को कर रही हूँ कि पिछला पूरा वीक इनका कंडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बेहतर लगा है। फीडबैक ग्रुप में तो ये शुरू से ही थेरेप्यूटिक देते थे, लेकिन अब बाकी पेशेंट्स के साथ वो छोटी छोटी सी टसल लगती रहती थी, वो नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। बाकी ऊपर करते होंगे थोड़ा बहुत आप लोग के साथ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हमें इनको कोई फीडबैक देने की ज़रूरत पड़े। एक चीज़ हमें ज़ुब्दा महसूस कर रही हैं कि अम्मी आजकल ये बहुत कर रही हैं,
और वो मुझे बार बार आकर कह रही है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, कि वो मुझे बार बार आकर रीच आउट करते हैं कि अम्मी कंट्रोल कर रही हैं मुझे, वो ये कर रही हैं, मुझे बहुत अनॉय करती हैं। अब मैं तो नहीं उनकी अम्मी को बदल सकती, अब इधर से मैं उनकी अम्मी को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, तो मीडिएटर पूरा मुकम्मल काम तो नहीं कर सकता ना। तो जब वो उनसे डायरेक्ट बात करना शुरू हो जाएंगी ना कि मुझे ये इस चीज़ में मसला है, और दूसरी साइड पे उनकी अम्मी से हम बात कर रहे होंगे कि आपने कनेक्ट करना है, एम्पैथाइज करना है, तो इन दोनों के दरमियान मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। इंडोर में आकर भी वही अम्मी है, वही काउंसलर हैं, वही हालात हैं, लेकिन मैं इस बार देख रही थी कि वो जो सारा था ना, वो लड़ाई नहीं थी, ना ही मैंने उसमें बिल्कुल माइंड किया, ना ही मुझे बुरा लगा कि आप क्यों इस तरह से फ्लेयर, वो एक क्राई फॉर हेल्प थी। जब मैंने आपको इंडोर का कहा तो आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे थे जैसे रिलैक्स हो गई हैं आप। हमने आपको इंडोर इसलिए किया था कि आपकी सुसाइडल आइडिएशंस थी, वरना तो ना आपने ड्रग यूज़ किया था ना कुछ और हुआ था। आपकी बातें ऐसी थी कि आप बहुत तकलीफ़ में थी, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम आपको इंडोर करें, आपने कहा ठीक है, आप मुझसे पहले तैयार थे ऊपर जाने के लिए। तो ये क्राई फॉर हेल्प होती है पेशेंट्स के लिए, और मैं इतना इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने खुद पहचान लिया कि मुझे ज़रूरत है, तो मैं अब आ गई हूँ सही फोरम पर और मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ। अगर अगर पीछे इंटेंशंस हो ना कि हम हेल्प नहीं लेना चाहते, तो बात पेशेंट्स की बॉडी लैंग्वेज ये चीज़ कुछ और ही होती है, वो डिले कर रहे होते हैं फॉलोअप को, आज नहीं कल परसों। लेकिन आपने डिज़ीज़ में भी, यानी जब एक्टिव स्टेट चल रही थी तब भी हमें ही बार बार रीच आउट किया था, और उस दिन तो आप खुद ही आई थी बात करने के लिए। तो ये मेरी एक सजेशन है कि आप अपनी मदर के साथ अपनी कम्युनिकेशन में बिल्कुल गैप ना लेकर आया करें, और मैं उनसे भी बात करूँगी कि जब आप उनसे बात करें वो थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज़्यादा चलती हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पेशेंट्स के साथ इमोशनली भी कनेक्टेड हों। यानी जब आप उनके लिए सारे काम ठीक कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप इमोशंस भी थोड़े से बीच में इन्वॉल्व कर देंगे तो पेशेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच तो ठीक है, वो हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपका उनके साथ क्योंकि दिल का रिश्ता होता है, तो मैं उनको भी ये चीज़ समझाऊंगी कि जब पेशेंट्स आपके साथ इस तरह की कोई बात कर रहे हो तो ज़रा उनके साथ कनेक्ट किया करें थोड़ा, और चीज़ें दोनों तरफ से काम होगा तो ठीक हो जाएंगी। अगर आप बहुत थक गए हो अपनी एक सेम रूटीन से, तो उस पर क्या करना चाहिए? यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल कि हम उसको चेंज कर सकें। जैसे सारे साहब आजकल अपनी रूटीन से काफ़ी थके हुए हैं, ऐसा ही है, क्योंकि पहली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि काम करना शुरू हुए हैं, जिम जाना शुरू हुए हैं, तो सोचें बदलना शुरू हो गई हैं, आपका ऑरा ही चेंज हो गया है बिल्कुल। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आकर आप थक रहे हैं उससे, और आज पहला वो दिन है जब आपने मुझे कहा कि मैं इसको मज़ीद नहीं कर सकता सुबह के जिम को, तो मैं शाम में कर लूँ, जिसकी फ़िलहाल हमारे पास इजाज़त नहीं है। तो मुझे बताएं इस पे ज़िम्मेदारी का क्या ख्याल है? 7 हैबिट्स में हम पैराडाइम्स की तो बात करते हैं कि एक सिचुएशन को कोई एक इंसान किसी तरह देख रहे होते हैं, कोई और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। लेकिन हैबिट 1 में वो कहते हैं कि जहाँ कहीं आपको मसला नज़र आ रहा है, आप उसमें ज़िम्मेदारी लें। मूड ड्रिवन चीज़ों को हमेशा टाइम ड्रिवन या रूटीन ड्रिवन उससे ठीक किया, रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो ठीक होती हैं। जैसे अगर आपने आदतें ठीक करनी है, तो एक आदत हमारी ये बनी हुई है कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, डिनर में बिंज ईटिंग करनी है। ये एक हमारा पैटर्न बना हुआ है ना, तो इसको जब हम ठीक करेंगे तो अगले दिन सुबह जब हम उठेंगे तो नाश्ते में हमारा दिल कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारा एक पूरा पैटर्न बना हुआ है कि सुबह भूख ही नहीं लगती। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा जितना भी आप नाश्ता लेंगे लाजमी, उसको 3 मील्स में अगर हम करेंगे, दोपहर तक आते आते भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा होगा तो आप लंच ज़रूर करेंगे थोड़ा, ताकि आप रात में वो बिंज वाला पैटर्न तोड़ेंगे। जब आप इतने भूखे ही नहीं होंगे और इतनी वो ही नहीं होगी कि मैंने बस खाना देख के तो सब कुछ खा लेना है, तो फिर रात तक जब भूख कम होगी तो आपका डिनर ऑटोमेटिकली कम होगा पोर्शन में। तो टाइम से आप जब ड्राइव करेंगे ना, तो आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स में या मूड की डिफ़िकल्टी में ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे सोने जागने की रूटीन, कोई काम करने या ना करने का फ़ैसला हम मूड पे करते हैं। एक पेशेंट ने बड़ी अच्छी बात की थी यहाँ पर बैठकर, जब मैं ये समझा रही थी फोर्थ हैबिट में कि पता नहीं किस में, शायद स्ट्रेस टॉलरेंस में, कि दिल की कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी हमने उसे दे दी है। यानी उसका काम बेचारे का सिर्फ ब्लड को पंप करना है, और हमने अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा चीज़ें दिल पे डाली हुई हैं कि दिल करेगा तो कर लेंगे। हालांकि होना चाहिए कि टाइम हो गया तो मैं कर लूँ अब ये चीज़। जैसे दिल नहीं भी कर रहा तो अगर 3 बज गए हैं तो हम सबको यहाँ होना चाहिए ना ऑडिटोरियम में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम दिल के बगैर आ जाएंगे और पूरा सेशन अटेंड कर लेंगे? कुछ फ़र्क पड़ेगा? बल्कि ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि बीच में ही कहीं हमारा दिल भी आ जाएगा। तो एक पेशेंट ने कहा कि नहीं, दिल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दिल करे तो नहा लें, दिल करे तो ना नहाएं। तो मैंने कहा ये वो सारी बातें हैं जो बीमारी ने आपको सिखाई हैं। दिल करे तो
माँ बाप से अच्छे से बात कर ली, दिल करे तो यूनिवर्सिटी चले गए, वरना पार्किंग में ही बैठे रहे, नशा करते रहे, दिल करे तो रात सो गए टाइम से, दिल करे तो सारी रात नेटफ्लिक्स पे, दिल करे तो बात कर ली, दिल करे तो ना की। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने सिखाई हैं। हमारे दिल को ऐसा कुछ नहीं पता कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो हमने मूड और दिल को बिल्कुल साइड पे कर देना है और हमने टाइम से अपने आप को रखना है कि 12 बज गए हैं बस। तो अब मैं इंडोर्स की अगर बात करूं तो मैं बस साइकोथेरेपी ग्रुप में जाऊं, नोटबुक और पेन लेकर जो चीज़ें हो रही हैं मैं वो नोट करना शुरू कर दूं, क्वेश्चंस करना शुरू कर दूं। दिल आ जाए तो बहुत अच्छा है, ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी इन मूड वाली चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ही ये है कि मैं मूड की बजाय मैं टाइम से ड्राइव करना शुरू हो गई हूँ या हो गया हूँ अपनी रूटीन में। तो अगर आप टाइम से ड्राइव करेंगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जिस तरह दिल नहीं करता तो अम्मी से बात नहीं होती ना, आप सीखना पड़ेगा कि कैसे आपने डिटैच करना है अपने आप को, अपने मूड को उनके मूड से। और ये स्किल सीखने वाली होती है, इसे कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, कि आप उनके साथ कनेक्ट कर रही हैं लेकिन उनका मूड आप पर हावी ना हो जाए। और ये चीज़ें सब को डिपेंडेंट्स को सीखनी चाहिए, यानी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वहाँ को डिपेंडेंसी है कि नहीं, ये सबको सीखनी चाहिए कि उनका मूड उनके लव्ड वन के मूड के हिसाब से नहीं ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन होता यही है, जिस दिन मीटिंग अच्छी होती है उस दिन घर वाले थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेते हैं, उस दिन वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा ही हंस लेते हैं, ज़रा ज़्यादा ही बातें हो जाती हैं, ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। तो जिस दिन मीटिंग ख़राब हो जाए उस दिन वो कहते हैं अब हमने आना ही नहीं है, अब बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब बस ख़त्म होगी सारी उम्मीदें, इनको एहसास ही नहीं, हम इतनी दूर से आते हैं। तो हम उन्हें पहले दिन से ये समझा रहे होते हैं कि टेक होम मैसेज हमेशा ये होना चाहिए उनके लिए कि जिस दिन मीटिंग अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग अच्छी नहीं है तो भी अच्छी बात है, हम इसको अच्छा बना लेंगे, यही सीखने के लिए तो आते हैं। अगर पहले ही दिन से बहुत अच्छा कुछ चल रहा हो तो हमारे पास आने की तो ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये चीज़ें अगर हम अपने जहन में रख लेंगे कि आप अगर उनसे बात करती हैं और आप लोगों की बात ख़राब भी हो जाती है, जैसे मैं ज़ुब्दा ने कहा कि अगर आप लोगों को हम मीडिएटर नहीं बनाते बीच में कभी और आपस में डायरेक्ट बात करते हैं तो बात ख़राब हो जाती है, इसके भी चांसेस हैं, शायद ज़्यादातर होता ही ये हो। लेकिन फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, फिर मीडिएटर्स के पास आ जाएं, फिर हमसे आके बात कर लें। कभी भी हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगी ना कि अब हमने गिव अप कर दिया, अब तो चीज़ें खुद से भी करके देख ली हैं, अब तो उनसे भी करवा के देख ली हैं, अब बस कुछ नहीं हो सकता। ये ऑप्शन ना आपके पास है ना मेरे पास है, यानी थकने की ऑप्शन हमारे कागज़ों में लिखी ही नहीं है ही नहीं हमारे पास। अगर बात बन जाती है तो भी आप लोग हमें आके बताते हैं ना कि हाँ वो काम हो गया था, अक्सर नहीं बताते। जब अच्छा फीडबैक होता है ना तो हमारे तक नहीं पहुँचता जब कोई ख़राबी हो जाती है तो फिर हमें आकर बताएं, कभी भी थके ना। लेकिन हम ज़्यादा यही प्रेफर करेंगे कि जब हमने इंडोर्स में ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, आउटडोर्स में भी एक लंबा अरसा हमसे पूछते रहें, लेकिन फिर एक टाइम आए कि आप लोग आपस में भी, वाटर टेस्ट होता है ना कि आपस में भी बस एक बार चेक करके देख लें कि क्या टेम्परामेंट है दूसरे का या किस तरह से वो बात को लेते हैं, किया करें डायरेक्ट बात हमारी गैर मौजूदगी में भी, और फिर उसके जो भी नताइज दोबारा हमारे पास आएँ उसको लेकर। इसी तरह से चीज़ें ठीक होनी है। कभी भी ये नहीं होगा कि आज अगर हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है तो बस हम देख लें कि अब सब कुछ ठीक रहेगा और अब कभी ख़राबी नहीं आनी। थक कर बैठने की हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी के साथ हैं जो अनफॉर्चुनेटली क्रॉनिक है अपनी नेचर में, जिसने रहना है हमारे साथ। उसमें अच्छे दिन भी आएंगे, उसमें बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन बाकी बीमारियों को भी तो हमने उनके साथ वो कबूल कर लिया है ना कि किसी दिन शुगर हाई भी हो सकती है, किसी दिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन मुश्किल हो सकता है सांस लेना, पोलन एलर्जीज़ और पता नहीं क्या क्या ट्रिगर कर देंगी। उसमें हमने कबूल कर लिया ना कि जब ऐसा कुछ होगा हम वापस डॉक्टर पे जाएंगे, जब ऐसा कुछ होगा हम दवाई खाएंगे, जब ऐसा कुछ होगा तो हम फिर से अपने कोई तरीके बदलेंगे मैनेजमेंट के ताकि हम बेहतर हो जाएं। तो ड्रग एडिक्शन में क्यों हम ये कहते हैं कि अब अच्छे दिन आगे थे तो उसके बाद बुरे दिन क्यों आए, इसका मतलब है कि फिर हम सबको रिविजिट करते रहना चाहिए डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट को कि असल में ये बीमारी है क्या। ये कोई किरदार की ख़राबी नहीं है कि ये अच्छा ही इंसान नहीं है इसलिए ये ऐसे काम करते हैं। ये एक बीमारी है जिसमें कोई एपिसोड उनकी एक्टिव आ जाती है कि अच्छा आजकल ज़रा बीमारी एक्टिव हुई हुई है तो हम दवाइयाँ रिव्यू करा लें, हम फॉलोअप को रिव्यू कर लें, हम जाके 1-to-1 सेशन ले लें, कुछ करना शुरू कर दें ताकि ये मसला हमारा आराम से गुजर जाए। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो इलाज भी करा लिया था और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और चलो फिर बैठ जाते हैं। हम दूसरी बीमारियों में ना आखिरी सांस तक अपने मरीज़ को लेके भाग रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में।
बहुत दफ़ा ये भी होता है कि मरीज़ की घर में डेथ हो गई होती है, लेकिन घर वाले कंफर्म करने के लिए किसी तरह के कोई मुआवजा हो जाए, कुछ हो जाए, वो लेके जाते हैं कि चेक कराना है। हमारे पास कभी भी ये गुंजाइश नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगी कि बस हाथ छोड़ के बैठ जाएं। हमेशा हमने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने मूड मिजाज को ठीक करने की। अब जब हमने पहली हैबिट सीख ली तो उसके बाद दूसरी हैबिट की तरफ आएंगे, फिर तीसरी हैबिट की तरफ आएंगे। जब हम ये तीनों हैबिट्स का सेट कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो हम डिपेंडेंसी में से बाहर निकल आएंगे। यानी हम मेच्योरिटी के दूसरे कॉन्टिन्यूम पर चले जाएंगे, दूसरे दर्जे पर चले जाएंगे, जो कि होगा इंडिपेंडेंस। यानी हम खुद मुख्तार हो गए हैं अपनी सोचों में, अपने जज्बात को मैनेज करने में, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सही रखने में, अपनी हाइजीन को ठीक रखने में हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं 7 हैबिट्स वाले कि इंडिपेंडेंस भी कोई काफ़ी नहीं है शहबाज साहब। यानी अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब ये कोई बहुत गुड न्यूज़ नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट गुजार सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आप सारी स्किल्स भी आप सीख लेंगे तो आप अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरह CEOs के पास है, जो बड़े काबिल लोग होते हैं, उनके पास बड़ी स्किल्स होती हैं, क्या वो अकेले ज़िंदगी गुजार सकते हैं? उन्हें लोगों के साथ मिलजुल कर रहकर ज़िंदगी गुजारनी है, उन्हें टीम वर्क से। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, अकेले मैच जीत सकते हैं, वो अकेले खेल सकते हैं, उनको एक पूरी टीम की ज़रूरत होगी, एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और यही इंसानों को होती है। यानी जब वो पहली 3 आदत सीख कर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो अगली यानी 4, 5 और 6 ये हैबिट सीख कर इंटरडिपेंडेंस सीखते हैं। यानी वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। और फिर जब वो 7वीं हैबिट सीखते हैं तो वो एक तो इन 6 की 6 हैबिट्स को रिवाइज़ करती रहती है, दूसरा उनकी ज़िंदगी में वो जो 4 डोमेन्स होती हैं जो ड्रग एडिक्शन में या किसी भी और बीमारी में ख़राब हुई भी होती हैं, जिसमें जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत, सोशल और स्पिरिचुअल, ये जो चारों सेहत की डोमेन्स हैं, 7वीं हैबिट इन चारों में इम्प्रूवमेंट का नाम है कि आप जिस्मानी तौर पर इम्प्रूव करते रहते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, आप ज़हनी तौर पर इम्प्रूव करते रहते हैं, आप लोगों के साथ मेल जोल को उसमें इम्प्रूव करते हैं, और आप अपने जो रूहानी सेहत होती है आप उसमें अपने साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं, अपनी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पे स्टिक करना शुरू करते हैं। तो 7वीं हैबिट इन सारे चीज़ों को एक सर्कल में रखने का नाम है, जिसमें आज हमने सेकंड हैबिट पर बात करनी है, जिसका नाम से शायद आपको कुछ पता चल रहा हो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि जो भी चीज़ हमने शुरू करनी है हमने उसका एंड पहले ही सोच लेना है जहन में। अब ये इतनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझ आते हैं कि जैसे अंजला साहब क्या होगा इस हैबिट में, बिगिन विद द एंड इन माइंड से पता क्या चल रहा है। यानी अगर हम हर चीज़ के बारे में कॉन्सिक्वेंसेस दे, एक कभी CBA किया आप लोगों ने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? एक चीज़ होती है, एक टेक्निक होती है कि आपने कोई भी चीज़ करनी होती है ना, आप लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर में, प्रोज एंड कॉन्स, बिल्कुल आप एक साइड पे उसके सारे नुकसानात लिखते हैं, एक साइड पे उसके सारे फ़ायदे लिखते हैं। फिर जो चीज़ ज़्यादा होती है आप वो कर लेते हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे सुसाइडल आइडिएशन में नहीं अप्लाई किया जा सकता। एक दो और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया जा सकता, उसकी अपनी कुछ रीजंस हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, जैसे बहुत दिल कर रहा है सिगरेट पीने का, ठीक है, मुराद साहब आउटडोर हो गए हैं और किसी दिन कोई पुरानी सिगरेट मिल गई है बेड के नीचे से, पता नहीं कहाँ से, तो उस वक्त अगर हम ये बिगिन विद द एंड इन माइंड से ऑपरेट करें कि जो चीज़ मैं कर, तो अगर हम ये चीज़ उसमें गिव इन करने, उस क्रेविंग में गिव इन करने से पहले सोच लें कि अगर मैं सिगरेट पी लूँगा वक्ती मज़ा तो मुझे आ जाएगा, शायद मेरे 1, 2, 3, 4 मिनट बहुत अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मेरी एंग्जाइटी या मेरी क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फिर मैं और ढूंढूंगा सिगरेट, फिर मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा घर से, फिर मेरी अम्मी को अगर स्मेल आ गई तो उसमें एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये सारी चीज़ें पहले ही सोच लें तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोग कहते हैं चलो रहने ही दो, इस मुसीबत में नहीं जाते। तो जो भी चीज़ हमने करनी हो अपनी लाइफ में, अगर हम उसको इस फिल्टर से गुजारेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि वो कहते हैं 7 हैबिट्स वाले कि इस दुनिया में ना हर चीज़ 2 बार क्रिएट की जाती है, 2 बार हर चीज़, कोई भी चीज़ हो चाहे। अच्छा, अब इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हम दो चीज़ें हैं, आप मुझे बता दें हम कौन सा सिनेरियो पिक करें। एक में वो इमेजिन ये कराते हैं कि आपकी डेथ हो चुकी है और आपका फ्यूनरल है और उसके इर्द गिर्द लोग कैसी बातें कर रहे हैं। नेगेटिविटी को क्यों इतना आप प्रेज करें।
और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप जिस भी एज की हैं, आपकी 80th बर्थडे, यानी हम इमेजिन करते हैं सब कि 80 साल के जब हम हो जाएंगे और हमारी जो सालगिरह आएगी वो, तो उस पर हम अपने इर्द गिर्द किन किन लोगों को चाहते हैं और वो लोग हमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे, उन सब ने कोई स्पीच देनी है हमें हमारी 80th बर्थडे पर या हमारे फ्यूनरल पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इस ऑथर ने कहा था कि हम इमेजिन कर सकते हैं। इससे मैं आपको इस पर एक वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि वो इमेजिन करते हैं कि मैं 80 साल का हो गया हूँ। जैसे एहतशाम साहब, अगर आप इमेजिन करें, अभी आप कितने साल के हैं? आप इमेजिन करें कि मैं 80 साल का हो गया हूँ और मेरी बर्थडे है, और बर्थडे पे कौन कौन से लोग आपके इर्द गिर्द हैं और वो क्या क्या बातें आपसे कह रहे हैं। तो जाहिर हम सब यही चाहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी बातें कह रहे हो। अगर वाइफ हैं तो वो कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं कि आप सारी ज़िंदगी लॉयल रहे, ये था वो था, XYZ चीज़ें। बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं कि आप बेस्ट डैड हैं और ये सारी चीज़ें। फिर आपके कुछ दोस्त हैं जो बहुत सिंसियर हैं, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे थे। मतलब जो जो भी आप सोच सकें, कुछ आपके साथ काम करते थे लोग, कुछ और चीज़, कुछ आपके मुलाजिम हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें सोचने में तो हमें बहुत अच्छी लगेंगी, हम सभी सोच सकते हैं कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें ही हों हमारे साथ। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपको एक रोड मैप मिला है कि आपने अगर ये सारी चीज़ें अचीव करनी है तो उसके लिए आज कोई हाथ हिलाने पड़ेंगे, आज फिर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। यानी ऐसी चीज़ें बैठे बिठाए तो नहीं मिलती हैं, हसन तुराब साहब, मिलती हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ करना पड़ेगा हमें आज, और फिर हम ये इस जो हमने ख्वाब देखा है इसको हम एक दिन पूरा कर सकेंगे कि लोग आकर हमें, यानी हसन साहब, फिर आज माँ बाप के साथ ठंडे होना पड़ेगा ना, आज लोगों के साथ ज़रा ठंडे होना पड़ेगा, दिल से इज़्ज़त करेंगे हम उनकी, तो ही वो कल को कहेंगे ना कि हाँ बहुत अच्छे हैं ये, इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, ऐसी इनकी लाइफ हिस्ट्री थी, लेकिन वहाँ से फिर इन्होंने बाउंस बैक किया रिकवरी में, फिर ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती रही और अब इनसे कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ। तो आज अगर हम ऐसा कुछ करेंगे हबीब साहब, तो ही चीज़ें बेहतर होंगी ना कल। अब ये एक वीडियो है जो आप लोग देखें और फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे, और आप सबकी मैं फुली अटेंशन चाहूँगी इस पर कि प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा और अपने आप से रिलेट कीजिएगा कि फिर हमें आज क्या करना पड़ेगा। और फिर ये इंटरलिंक्ड है पहली हैबिट से कि अगर हमने ये सारी चीज़ें करनी हैं तो फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। 80th बर्थडे पे आपने देखा कि 2-3 डिफरेंट उन्होंने एग्जाम्पल्स दिखाए, 2-3 घरों में 80th बर्थडे हो रही थी, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि किस तरह हमें आज कुछ करना पड़ेगा, आज हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कि कल को लोग हमें आकर कहें कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। यानी अगर लोगों ने ये ख्वाब देखे होते हैं कि मैंने मास्टर्स करना है तो मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है, तो वो कैसे मिलेगी? खाली ख्वाब देखने से तो नहीं मिल जाएगी। अगर हमने ये ख्वाब देखा हो कि अच्छा बहुत अच्छा फादर बनना है मैंने, तो कैसे होगा वो पूरा? बहुत अच्छा हस्बैंड बनना है, बहुत अच्छी वाइफ बनना है, तो कैसे होगा वो? सिर्फ ख्वाहिश करने से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। और आप बातें भी बहुत ऐसी करते हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं आप सभी, लेकिन फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा बेटा ऐसे तो नहीं बन सकता कि हम ड्रग्स करते रहें, हम घर वालों से बात ही ना करें, जब वो हमसे बात करें तो हम लड़ पड़ें आगे से। जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमें फिर एक रोड मैप भी मिलता है कि किस पर चलकर हमने ये चीज़ लेनी है। जिस तरह अगर कोई ख्वाब देखेगा तो कुछ होगा, जो चीज़ें पहले बताने लगी थी कि उन्होंने कहा था आगे कि इस दुनिया में हर चीज़ 2 दफ़ा क्रिएट होती है, हर चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो 2 दफ़ा क्रिएट होती है। पहली क्रिएशन को कहते हैं मेंटल क्रिएशन, यानी जो हमारे जहन में होती है। दूसरी क्रिएशन को हम कहते हैं फिजिकल क्रिएशन। आप देख लें, एक बिल्डिंग भी ब्लूप्रिंट के बगैर नहीं बनती, यानी पहले आप उसका एक नक्शा सा ज़रूर बना लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। आपने किसी शादी पर जाना होता है तो आप एक बार जहन में ज़रूर सोचते हैं मैंने क्या पहनना है, इसके साथ क्या मैच करना है, मैंने फिर किस तरह से जाना है, एक बार जहन में आती हैं ये सारी चीज़ें। आपका कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक दिन प्लान बन जाए चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो उसका जहन में एक स्केच आ जाता है, आप वो जगह सोचते हैं कहाँ पर जाना है। हर चीज़ आप पहले एक बार जहन से सोचते हैं। बहुत दफ़ा ये चीज़ें बहुत अब्रप्टली हो जाती हैं कि हम नोटिस भी नहीं करते। बहुत दफ़ा हम इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि हम पूरा होमवर्क करते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है, यहाँ तक कि चलें एक बहरहाल ये शायद एग्जांपल आपको पसंद ना आए कि जो क्राइसिस इंटरवेंशन होता है वो भी पहले एक बार नहीं, घर में लोग इतनी दफ़ा सोच चुके होते हैं मैंने किस तरह ये कराऊं, लोगों को महीने लग जाते हैं। आप लोग यकीन करेंगे इस बात पे कि ऐसा नहीं होता कि वन फाइन डे वो उठे और उन्होंने कहा चलो आज तो बच्चे को एडमिट करा देना है।
पहले वो सोच रहे होते हैं, फिर वो अपना डिसीजन वापस लेते हैं, फिर वो सोचते हैं, फिर वो डिसीजन वापस लेते हैं, फिर वो इससे मशवरा करते हैं, फिर वो उससे मशवरा करते हैं, फिर वो गूगल पे कुछ पढ़ते हैं। आप में से कोई अपनी एग्जांपल शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने ये सारी पूरी क्रिएशन को, फिजिकल क्रिएशन में आते आते कितना टाइम लगा? कोई बताएंगे फैमिलीज में से? 4 to 5 years, 1.5 साल लगा। और आपकी एग्जाम्पल में तो मुझे भी ये पता है कि डिसीजन 3 महीनों में लिया गया था, यानी आगे चलकर, यानी 1-1.5 साल लगा ये सोचने में कि हाँ इलाज की ज़रूरत है। अब ये सोचना कि अच्छा भेज दूँ, आज एडमिट करा दूँ, ये करते करते 3 मंथ्स या इससे ज़्यादा का टाइम था। क्योंकि मुझे जिस दिन आपकी इन्फॉर्मेशन पता चली थी कि इस तरह एक पेशेंट ने आना है, आप सेम यानी सारे डेमोग्राफिक्स के साथ जो पेशेंट एडमिट हुए थे वो 3 माह या इससे ज़्यादा लग गए थे इसमें। तो लोग इतनी इतनी देर तक सोचते रहते हैं कि हमने एक चीज़ करनी है, यानी हम कुछ चीज़ों में इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमने अपना फ्यूचर बनाना हो तो उसमें ना फिज़िकल क्रिएशन से, मेंटल क्रिएशन से पहले हेल्प ले लें। अगर हमने ये सोचा है कि सोबर रहना है, तो सोबर रहने का तो हमने ख्वाब देख लिया ना, और ख़ाली ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होता, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन ख्वाब देखना ज़रूरी होता है उसको पूरा करने के लिए। फिर आप ये नहीं खाली ख्वाब देखते कि बस मैं बैठा बैठा मुझे एक पेशेंट बता रहे थे कि ना बचपन में बड़े बिज़ार और वियर्ड से कुछ बिलीव्स थे। वो ये सोचते थे कि जब वो छोटे से थे और समर वेकेशन वर्क मिला करता था ना, तो वो ये कहते थे कि मेरे बहन भाई कर रहे होते थे वो काम, और मैं उसको डिले करता रहता था कि अच्छा नहीं करूँगा। और मेरा बिलीफ सिस्टम ये था कि टूवर्ड्स द एंड जब मैं वो खोलूँगा ना तो सारा काम हुआ होगा, मतलब मैजिक, अल्लाह मियाँ हायर पावर मेरी मदद करेंगे कि ये सारे काम हुए होंगे। और मैं एंड वाले कुछ दिनों में आकर 1 2 3 करके आंखें खोल के जब बंद करके जब वो देखता था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था। तो बेशक उन्होंने ख्वाब देखा हो कि स्कूल वापस जाने से पहले मेरा ये काम हुआ हो सारा, लेकिन उसके लिए मेहनत तो कुछ नहीं करनी पड़ेगी ना। तो ख्वाब देखने से इख्तलाफ नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर आप देख लें कि आपको करना क्या है। जिस तरह आप लोग सभी यही ख्वाब देखते होंगे ना कि अच्छे बच्चे बन जाएं और कोई मसला ना आए, हमें वापस ड्रग एडिक्शन में ना जाएं, घर वाले हमसे तंग ना हो। यही ख्वाब देखा होगा ना आप सब ने, दोबारा नशा ना करें। अहमद साहब देखा ये ख्वाब? तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इधर आ रहे हैं, अम्मी के साथ ताल्लुकात ठीक है, कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा तो नहीं होता, हो भी जाए तो उसमें मसला नहीं है, बस चीज़ें वापस फिर हम वापस ठीक कर लेते हैं। यानी कुछ करना पड़ेगा हमें। पता है क्या होता है, हम ना अभी तक यानी हम इतने अपडेटेड हो गए हैं, लेकिन हम पुराने स्कूल ऑफ थॉट से ही ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स बड़े अपडेटेड हैं, हमारे कपड़े बड़े अपडेटेड हैं, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम या सोचें हम कहीं पुरानी अपने साथ खींच के लेकर चल रहे हैं। पहले कभी वक्तों में ना ये बड़ा मशहूर था ये बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों ने शायद ये चीज़ सुनी हो, तो यकीन रखते हैं इस पर? तो लेकिन सोच अभी भी आती है ना कि अच्छा अब मैंने रिकवरी पानी है तो मुझे एडिक्शन को खोना पड़ेगा या मुझे नशों को खोना पड़ेगा फिर ही मुझे कुछ मिलेगा। ये गलत बातें हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। हम कभी भी नहीं ढूंढ सकते कि मुझे बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, मुझे ना कुछ करना पड़े और बच्चे ठीक हो जाएं, मुझे ना कुछ करना पड़े और मूड मिजाज गुस्से ठीक हो जाएं, मुझे ना कुछ करना पड़े। किस्मत तो आप अगर सही डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाएंगे तो आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग वो बैच हैं जिनकी किस्मत ही बहुत साथ दे रही होती है। कितनी दफ़ा किस्मत ने ओवरडोज से बचाया, कितनी दफ़ा किस्मत ने पुलिस से बचाया, कितनी दफ़ा किस्मत ने पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाया। तो किस्मत पर तो रिलाई करना ही नहीं चाहिए, हम इस चीज़ पर यकीन ही नहीं रखते। आप अगर आपके काम ठीक होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे तो खुद ही किस्मत आ जाएगी वहाँ पर। तो हमें अगर हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता ना हसन तुराब साहब, तो हमें सीख लेना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट क्या है। हम सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज वो ऐसी बात ना करें कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन घर वालों की कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसा ना करें कि इनका मूड मिजाज ख़राब हो जाए। और मैं आपको बताऊं, इसी को इनेबलिंग कहते हैं। जब हम इस डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाते हैं, जब बीमारी बढ़ती रहती है। मुझे एक फैमिली बता रही थी कि उनके पेशेंट ने पिछले 1 महीने से शॉवर ही नहीं लिया था, पिछले 1 महीने से कपड़े ही नहीं चेंज किए थे, पिछले 1 महीने से हमने एक घर में रहते हुए एक दूसरे को देखा ही नहीं था। वो अपने रूम में होते थे,
और उनका खाने पीने के पैटर्न्स इतने अजीब थे, और वो रात को कहीं जब सब सो जाते थे तो चुप करके किचन में खाना लेने के लिए आते थे, और मैं सिर्फ कदमों की आवाज़ सुन के तसल्ली में आ जाती थी कि चलो किचन तक जा रहा है। जब मुझे ओवन चलने की आवाज़ आती थी, जब मुझे फ्रिज खुलने की आवाज़ आती थी, तो मुझे तसल्ली हो जाती थी कि चलो कुछ खा तो रहा है, कुछ अंदर तो जाएगा। और उस वक्त मैं इसीलिए नहीं सामने आती थी कि दिन में जो एक आधा खाना खाना है कहीं ये वो भी ना छोड़ते, क्योंकि मुझे देख के वो गुस्सा करता था। तो मुझे बताएं, ये हेल्प कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं ना? हालांकि इसमें हेल्प ये होनी चाहिए कि आप बात करें जाके उनसे कि क्या मसला है। वो बात नहीं सुन रहे, उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटी में लेकर आएँ कि आपके साथ जो मसला है ना उसका इलाज होना चाहिए। फिर एक फैमिली ने बताया कि उनका बच्चा क्योंकि गुस्से बहुत करता था, तो वो इंक्वायरी हमारे सामने बैठी हुई है, यानी उनके दोनों भाई मेरे सामने बैठे हुए थे, और उनको उनकी मदर की मुसलसल कॉल आ रही थी कि प्लीज़ टीम को भेज दें, जल्दी टीम को लेकर आओ, कहाँ रह गए। और हमारे 15 मिनट के इंट्रैक्शन में कोई 15 दफ़ा ही कॉल आ गई होगी उनकी मदर की। तो मैंने उनसे पूछा कि खैरियत है, हम भेज देते हैं टीम को, लेकिन हुआ क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर बाहर रोड पर खड़ी हुई हैं और वो खौफ से वापस घर नहीं जा रही क्योंकि बच्चा सोकर उठ चुका है। ऐसे हालात हो जाते हैं जब हम इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि वो एलिफेंट इन द हाउस की बात समझ आती है आपको? ये कितना बड़ा मसला है घर में, लेकिन कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा। हम सब कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे की कोर्ट में बॉल डाली जा रहे हैं कि अच्छा वो देख लेगा, फादर हैंडल कर लेंगे, मदर हैंडल कर लेंगी, भाई हैंडल कर लेंगे। मसले को हैंडल करेंगे तो वो होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होना। अब जब हमने इमेजिन कर लिया 80th बर्थडे का, अब उसके लिए ज़ाहिर है हमने कुछ करना है। तो जब हम करना शुरू करेंगे तो एक रोड मैप उन्होंने दिया, बीच में जिक्र हुआ मिशन स्टेटमेंट का। तो मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मिशन स्टेटमेंट के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। आपके कोई रोल मॉडल, कोई भी आपके मेंटोर्स, कोई भी ऐसे जो लोग हों जिनकी कुछ क्वालिटीज़ आपको पसंद हो ना, तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और वो सारी चीज़ें पेपर पर लिखना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है, फॉर एग्जांपल सुभान साहब, आपको कौन पसंद है? अच्छा, अब आपको क्रिकेटर में बाबर आजम पसंद है, तो आप उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी ना उसको जहन में लेकर आएंगे कि मुझे उसकी कौन सी क्वालिटी पसंद है, और वो आप पेपर पे लिखना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह करते करते आप ढेर सारी क्वालिटीज़ अपने पास पेपर पे लिख लेंगे, और उनको जोड़कर उनमें कुछ लफ्ज़ ऐड करके, कुछ माइनस करके आप अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे कोई एक बताएं, कोई एक मिशन स्टेटमेंट अगर किसी ने अपनी लाइफ में बनाई हो, जिन्होंने किसी की ज़िंदगी में देखी हो। जैसे ये एक लफ्ज़ की भी हो सकती है, एक पूरी सेंटेंस की भी हो सकती है। जैसे सर्विंग इज़ जॉय, वेक 5 AM इन द मॉर्निंग। ये एक मिशन स्टेटमेंट है कि मैंने ये करना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो जिसका मैंने ख्वाब देख लिया है। अब जब आप ये मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे और अपने पास लिख लेंगे, तो अब आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ वो एक पीस ऑफ पेपर होगा। यानी रोज़ाना अलार्म लगाएं इतने बजे का, और मैंने उठना है, और उठकर फिर ज़ाहिर जो काम करने हैं स्केजुअल वो आप शुरू कर दें। जैसे सर्विंग, मैंने सर्व करना है, तो उसके लिए ढूंढें कि मैं कहाँ सर्व कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे सर्व कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे सर्व कर सकता हूँ। यानी रास्ते ढूंढें कि अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट ये है या मेरा गोल ये है तो मैं इसको कैसे अचीव करूँ। तो ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्लेजर से भी अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पेन से ही करें, अगर हम प्लेजर से करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे रिकवरी में हम सबको पता है एक स्टेट आएगी जिसे एनहेडोनिया कहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ प्लेजर होता है, जिसमें जब हम पोस्ट विड्रॉल्स में होते हैं हम उदास नाराज से रहते हैं। लेकिन हम अपनी इस चीज़ को पे कॉन्शियसली एफर्ट्स करके मज़ेदार भी बना सकते हैं। यानी जब आप छोटी छोटी डिटेल्स पे रोशनी डालते हैं कि अब देखो, मुझे सुबह उठ के सबसे पहली टेंशन ये नहीं होती कि मैंने नशा स्कोर करना है, मुझे रात सोने से पहले सबसे पहली मुश्किल ये नहीं होती कि सुबह होगी तो मैंने नशा करना है, पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं। हम इन चीज़ों पे ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं ना, लेकिन हमने चुप करके इन चीज़ों को डिस्काउंट कर दिया। वैसे कहते हैं पॉजिटिविटी को डिस्काउंट करना। मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी आदत बन चुकी है पॉजिटिव्स को डिस्काउंट करते रहने की। आदत हमारी ये होनी चाहिए कि हम ग्रेटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमें उस पर थैंकफुल होना चाहिए। जैसे जब पेशेंट्स होते हैं उनको हम कोई चीज़ अलाउ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान साहब को हमने अलाउ कर दिया कि आप जब आउटडोर हो रहे हैं, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है ना जो हमने ऐड की है बीच में,
लेकिन मैं आपको बताऊं, चुप करके ध्यान इस पे से उठ जाता है कि हमने इस पे कोई शुक्रगुजार भी होना है, हमने कोई ग्रैटिट्यूड भी शो करना है। अगली फरमाइश फ़ौरन से पहले आ जाती है कि मिस मैं मेरा कर्फ्यू भी खोल दें रात वाला, मेरा मोबाइल भी दे दें मुझे प्लीज़। अदनान साहब भी और बाकी सब भी, जहाँ कहीं वो ये देख रहे हो ना कि अब बीच में थोड़ा हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो गए, फ़ौरन बाउंड्री ड्रॉ करें। अगर आप लोग ये यहाँ करना नहीं सीखेंगे ना तो बाहर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाउंड्रीज़ का, ज़्यादातर लोगों को। तो आप लोग जहाँ अनकंफर्टेबल हो, हंसी मजाक अपनी जगह, अगेन वही बात, आज हम हंस लेंगे, सबके मूड अच्छे हैं, हम सब मूड डिफ़िकल्टीज़ के साथ हैं, कल सलमान साहब का मूड किसी और बात से ऑफ होगा, तैयब साहब उनको फिर अपने मजाक में छेड़ देंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो कोई क्वेश्चन सेकंड हैबिट से अभी तक या कंफ्यूजन तो प्लीज़ पूछिएगा। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।